हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर पाइथन फॉर साइबरसेक टॉपिक। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक काफ़ी पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर, जिसमें मैंने खुद एक एक्सप्लॉइट लिखा हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे हम गिटहब से एक्सप्लॉइट डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताना। जो एक्सप्लॉइट मैंने पाइथन से खुद लिखा है, मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा कैसे एक्सप्लॉइट खुद लिख सकते हैं पाइथन में। बहुत लोगों का इंटरेस्ट आया था, पाइथन की ही हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी वीडियो में उसको बनाया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक सीवीई का एक्सप्लॉइट बनाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। मैं पॉन्टूल्स की मदद लूंगा इस वीडियो में। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाला जो कोड हम लिखने वाले हैं ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? मेरे गिटहब पे भी मिल जाएगा आप लोगों को। मैंने गिटहब पे डाला हुआ है ये वाला कोड। ठीक है, आपको मिल जाएगी रिपोजिटरी VSFTPD 2.3.4 एक्सप्लॉइट। ठीक है, यहाँ मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन वगैरह सब है जो कि भी हम देखने वाले हैं, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है। और अगर आपको कोड देखना है पाइथन का जो आज हम खुद लिखने वाले हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एक बार खुद कोड को लिखना, फिर देखना इस कोड को। मतलब ऐसा ना हो कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ना आपको आएगा कोड ना कुछ आएगा। तो ये कोड आप खुद लिखने वाले, कोई टेंशन लेने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो कोड है सारा आप खुद लिखोगे, मैं समझाऊंगा पूरा साथ ब साथ। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरीके से लिखेंगे आज। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लास का मैंने यूज़ करा है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो अभी बहुत सारे लोग, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग 99% लोग क्या करते होंगे, अभी सारे आप लोग फंक्शंस का यूज़ लेते होंगे या नॉर्मल सा लिखते होंगे। लेकिन जब आप जॉब लेने जाओगे या आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ हर जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। आप गिटहब पे कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठा के देख लेना, वहाँ पे आपको सब जगह क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस का यूज़ हुआ होगा। तो इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में इसी की डिमांड है। ठीक है, तो ये हमारे को यूज़ करना आना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कोड लिखवाऊंगा ये वाला, ताकि आपको दोनों आते रहे। वो वाला तो आता ही है, सबको बेसिक आता है, फंक्शंस का यूज़ कर लिया। लेकिन क्लासेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्लासेस का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे इस कोड को लिखने के लिए। थोड़ा प्रोफेशनली बनाएंगे। एक्सप्लॉइट है, मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ हमने पाइथन ऐसी करी है कि तगड़ी आती है हमें पाइथन, है ना, दिखना चाहिए। तो अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह देख लेते हैं कि हम किस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने वाले, किसके लिए हम एक एक्सप्लॉइट खुद से अपने हाथ से लिखने वाले हैं। तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको नीचे स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन क्या है? सबसे पहले ये है CVE 2011 2523, यानी कि 2011 में ये फाउंड हुआ था। इसका नंबर क्या है? 2523, ये CVE नंबर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन इसका, देख लेते हैं एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले VSFTPD खुद क्या है। हम इसके अंदर एक वनरेबिलिटी हमें मिली, हमने उसको एक्सप्लॉइट करा, लेकिन VSFTPD क्या है? तो VSFTPD क्या है? ये FTP का सर्वर है। ठीक है, FTP का आप देखते हो ना, आप लिखते हो FTP और IP से कनेक्ट होते हो, तो वो आप एक क्लाइंट हो, आप कनेक्ट होते हो सर्वर से। तो वो सर्वर कौन बनाता है? तो FTP का एक अपना सर्वर होता है जो कि ये सॉफ्टवेयर बनाता है, VSFTPD। बहुत कॉमन है। ठीक है, और ये लिनक्स सिस्टम के लिए है। तो लिनक्स सिस्टम में आप VSFTPD यूज़ कर सकते हो एक FTP सर्वर बनाने के लिए, और उससे कनेक्ट हो सकते हो आप क्लाइंट्स की मदद से। ठीक है, तो ये वो है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये एनक्रिप्शन भी सपोर्ट करता है, SSL को भी सपोर्ट करता है, IPv6 IPv4 दोनों को सपोर्ट करता है, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके अलावा ये अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वनरेबिलिटी है क्या, कब मिली। तो 2011 में क्या हुआ, जो VSFTPD का सॉफ्टवेयर था इसके अंदर एक बैकडोर मिलता है लोगों को। ठीक है, इसके जो रिसर्चर्स थे उनको बैकडोर मिलता है इसके अंदर। और ये कहाँ पे था? जो इनकी मेन साइट है वहाँ पे जो एक VSFTPD की बाइनरी थी उसी के अंदर किसी ने बैकडोर डाल दिया था। यानी कि क्या हुआ, किसी ने इनका सर्वर हैक करा VSFTPD वालों का। ठीक है, उसके अंदर जो इनकी ओरिजिनल VSFTPD की फाइल थी वो हटाई और अपनी फाइल डाल दी। अपनी फाइल नॉर्मल तरीके से काम करती थी, लेकिन उसके अंदर एक बैकडोर था। बैकडोर क्या होता है? पीछे का दरवाजा। तो यानी कि उन्होंने कुछ स्पेशल कोड डाल दिया था जिससे हम किसी के भी सिस्टम को हैक कर सकते थे। ये कोड उन्होंने डाल दिया था, और जो जो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते जा रहा था अपने सिस्टम पे, वो सारे सिस्टम वनरेबल होते जा रहे थे। देख रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक था इस चीज़, है ना। तो उन हैकर्स ने ये सब करा कैसे, वो हम देखते हैं अभी थोड़ा सा डिटेल में। मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, अब हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा इसको करा कैसे। उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा? उसके लिए मैं जाऊँगा, आपको सबसे नीचे आ जाना और जो सेकंड वाला लिंक है यहाँ पे, इस लिंक को क्लिक कर देना। ठीक है, रिसोर्सेज में नीचे आओगे और सेकंड वाला जो लिंक है इस पर क्लिक कर दो। आप सीधा कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ पे पहुँच जाओगे पैकेटपब पे। ठीक है, पैकेटपब बहुत अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कैसे करा हुआ इन्होंने, वनरेबिलिटी एनालिसिस VSFTPD 2.3.4 बैकडोर। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। ये तो इन्होंने मेटास्प्लॉइट का बताया, इसमें इसके लिए एक्सप्लॉइट मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल है, लेकिन हम मैनुअली बनाने वाले हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो इसका अटैक प्रोसीजर हम देखते हैं क्या होता है। इसका अटैक प्रोसीजर क्या है? तो हैकर्स ने क्या काम करा, जो इसका ओरिजिनल कोड था VSFTPD का, उसके अंदर एक एडिशनल फंक्शन उन्होंने बनाया जिसका नाम रखा VSF sysUtil extra। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया उसके अंदर,
और ये फंक्शन एक बैकडोर था। ये क्या काम करता था, सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे आते हैं, इस फंक्शन को कॉल कैसे करता था। सबसे पहले इन्होंने दिया था कि अगर यूजर नेम के अंदर, अगर pstr के अंदर, pstr एक स्ट्रक्ट होगा जिसके अंदर pbuff वेरिएबल है, यानी कि यहां पे यूजर नेम की बात हो रही है। अगर यूजर नेम के अंदर कोई hex3a का मतलब क्या हुआ, आस्क की वैल्यू अगर आप इसकी देखोगे तो कोलन, अगर कोई यूजर नेम में कोलन का यूज करता है, ठीक है, और कोलन के साथ साथ hex29 उसके जस्ट बाद, कोलन के जस्ट बाद i+1 में, ठीक है, i में कोलन, i+1 में अगर कोई क्लोज ब्रैकेट का यूज करता है, एक स्माइली फेस बनाता है ना, हम बनाते हैं कोलन और क्लोज ब्रैकेट, एक स्माइली फेस बन जाता है। अगर कोई यूजर नेम के अंदर वो स्माइली फेस डाल के भेजेगा तो ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा। वो एक टाइप से पासवर्ड था कि हर कोई बैकडोर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिसको ये पता है कि आपको स्माइली भेजना है वो ही एक्टिवेट कर पाएगा। तो अगर आप यूजर नेम में स्माइली भेज तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा VSF sysutil extra। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होता था मैं ये बता देता हूं। इस फंक्शन के अंदर क्या होता है, यहां पे आप देखोगे मैंने आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी, वही सॉकेट प्रोग्रामिंग यहां पे भी हो रखी है। यहां पे एक सॉकेट क्रिएट करता है, ठीक है, TCP का और IPv4 का, यहां पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहां पे क्या काम करता है, उसके बाद यहां पे पोर्ट वगैरह देता है। यहां पे पोर्ट क्या सेट करता है, 6200। तो जो बैकडोर है वो 6200 पोर्ट नंबर पे रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या काम करता है, एक इनफाइनाइट लूप चलाता है और लिसनिंग करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये लिसनिंग करता रहता है, वेट करता रहता है किसी ना किसी का। जैसे ही कोई इससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, ये उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, ये उसको bin sh दे देता है, ठीक है। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको bin sh यानी उसको शेल दे देगा। यानी कि अगर आप VSFTPD 2.3.4 से कनेक्ट हुए, आपने यूजर नेम में एक स्माइली फेस भेज दिया, तो क्या होगा, 6200 पोर्ट नंबर पे एक बैकडोर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप उस बैकडोर से जैसे ही कनेक्ट करोगे वो उस कंप्यूटर का शेल आपको दे देगा, है ना बढ़िया। इसी का हम एक्सप्लॉइट बनाने वाले, और ये हार्ड तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा होगा, काफ़ी इजी है और हम कर सकते हैं इसको। इसलिए मैंने बनाया कि शुरुआत में हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसको आराम से हम कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलते हैं सीधा उसका कोड बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सबल करूँगा, सबलाइम में खोल लूँगा और इसका नाम रखेंगे हम VSFTPD exploit.py, ठीक है। ये हम इसका एक्सप्लॉइट बना रहे हैं। यहाँ खोल लेते हैं सबसे पहले शिबैंग लाइन, जैसे हम देते हैं यूजर बिन पाइथन 3, ठीक है। तो उसके बाद हम इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जो हमारे को चाहिए। सबसे पहले पॉन टूल्स होगा क्योंकि वो तो हमारे को चाहिए ही चाहिए। तो फ्रॉम पॉन इंपोर्ट एवरीथिंग। और पॉन टूल्स का मैं एक वार्निंग दे देता हूँ कि ये विंडोज़ पे काम नहीं करता, सिर्फ लिनक्स सिस्टम के लिए पॉन टूल्स, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद पॉन टूल इंस्टॉल कर लिया। अब हम नीचे आते हैं। अभी पॉन टूल जब ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ों की तो मैं इंस्टॉल करवा दूंगा, अभी पॉन टूल्स की ज़रूरत है खाली हमें, ठीक है। और भी चीज़ों की पड़ेगी वो हम बाद में कर लेंगे। अब सबसे पहला काम यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा एक्सप्लॉइट FTP। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, क्लास का, लेकिन कोशिश करना जो उसका पहला लेटर हो कैपिटल हो। सारे प्रोग्रामर्स इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है लेकिन करते हैं हम, ठीक है। तो मतलब पता रहे कि ये क्लास है इसलिए, क्योंकि फंक्शंस में ऐसा कुछ रूल नहीं होता। क्लास में हमें ऐसा अलग से पता रहे कि ये क्लास है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कैपिटल लेटर फर्स्ट में स्टार्टिंग करते हैं। आप यहाँ पे कैमल केसिंग का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में क्रैकर्स वगैरह की आवाज़ आ रही हो, पटाखों की आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, आज लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसको इग्नोर कर देना क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ और यहाँ पे गुरु नानक जयंती है आज, तो इस कारण से आपको पता है यहाँ पे सेलिब्रेट होगा। सो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, क्लास बन गई एक। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और एक इनिट फंक्शन बनाऊंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर आप लोगों को पता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही कोई क्लास इनिशिएट होगी, ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इसको मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा। सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट तो रहता ही रहता है क्लास के अंदर, सेल्फ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सेल्फ तो रहता ही रहता है, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, आप लोगों को पता होगा। ये ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को हम सेल्फ बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का वो सेल्फ के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेल्फ बोलते हैं। C++ में अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करी है तो उसमें दिस बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पाइथन में इसको सेल्फ बोलते हैं। उसके अलावा क्या आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं मेरे को IP चाहिए और पोर्ट चाहिए। ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि IP जिससे कनेक्ट होना है, पोर्ट जिससे कनेक्ट होना है। और पोर्ट में मैं डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूंगा 21, क्योंकि मेजरली आपको पता होगा FTP 21 पे ही रन करता है, लेकिन आप किसी और पे भी रन कर सकते हो। तो अगर आपकी मर्जी है किसी और पोर्ट को देना तो आप दे सकते हो, वरना बाय डिफॉल्ट 21 पोर्ट हम यूज करने वाले हैं। इनिट फंक्शन बना दिया। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये जो IP है इस सेल्फ को असाइन कर दो। मैं बोलूंगा self.ip इक्वल्स टू IP। तो जो IP मैंने यहाँ पे दी है ये self.ip कर दो। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि सेल्फ को हम हर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा सेल्फ को हम हर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है पूरा एक, है ना। तो उसे हम हर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये IP क्या है, IP एक आर्ग्यूमेंट है इस करंट फंक्शन का, जो कि इस फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड है, लोकल वेरिएबल है एक, है ना। अगर मान लो मेरे को किसी और फंक्शन के अंदर इस IP को यूज करना होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन का वेरिएबल है। लेकिन मैं इसको हर जगह यूज करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे सेल्फ के साथ इसको असाइन कर रहा हूं। इसका फायदा क्या होगा, मैं इसको कहीं
कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सेम पोर्ट के साथ भी करेंगे, सेल्फ डॉट पोर्ट इक्वल्स टू पोर्ट, ठीक है, ये सेल्फ डॉट पोर्ट इक्वल्स टू पोर्ट। तो अब मैं कभी भी लिखूंगा प्रिंट सेल्फ डॉट आईपी, तो जो हमारी आईपी होगी वो प्रिंट हो जाएगी और वो कहीं पे भी हो सकती है, पूरे क्लास के अंदर कहीं पे भी, कितने सारे फंक्शन भी बना सकते हैं, कहीं पे भी हो जाएगी। और साथ ब साथ यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एक और बनाऊंगा सेल्फ डॉट पी। सेल्फ डॉट पी क्या है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है जो कि स्टोर करेगा अपने पास लॉग डॉट प्रोग्रेस। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या करता है, मैं 2 मिनट बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियलाइजिंग या यहाँ पे Z भी लगा सकते हैं, S भी लगा सकते हैं, इनिशियलाइजिंग लिख देते हैं। लॉग डॉट प्रोसेस क्या काम करता है, लॉगिंग करता है। लॉग तो समझ आते हैं ना, यानी कि बताता है कि हम कर क्या रहे हैं, करंटली बताता रहेगा। तो हम यहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले हैं। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई FTP का वर्जन क्या है, ठीक है। हम इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे FTP का वर्जन क्या है। 2.3.4 है तो हम उसे कहेंगे हाँ हम इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सेकंड काम हमारा क्या होगा यहाँ पे, सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे होगा कि बैकडोर को एक्टिवेट करना, यानी कि यूजर नेम में हम क्या भेजेंगे, एक कोलन और उसके बाद राउंड ब्रैकेट, जिससे क्या हो जाएगा, वो बैकडोर एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, उस बैकडोर से कनेक्ट होना। ये 3 स्टेप हम इसमें करने वाले। तो मैं यहाँ पे उसे बताता रहना चाहता हूँ यूजर को मैं कर क्या रहा हूँ। आप प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन पॉन्टूल्स का उसका एक अपना अलग तरीका है जो बहुत सुंदर तरीके से प्रिंट करता है, तो वो हम यहाँ पे यूज करने वाले, जिसके लिए हम यहाँ पे लॉग का यूज करने वाले हैं। तो लॉग डॉट प्रोग्रेस से यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे लॉगिंग करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे सबसे पहले चीज हम क्या लिखना चाहते हैं, इनिशियलाइजिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सारे प्रोसेस, इनिशियलाइजिंग मैंने लिख दिया है और ये पी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं पी को बार बार अपडेट करता रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा पी में जाके लिख दो कि हम वर्जन चेक कर रहे हैं, पी में जाके लिख दो हम बैकडोर को एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। तो मैं अब पी को अपडेट कर सकता हूँ, जो मेरा लॉग है उसको अपडेट कर सकता हूँ, स्टेटस को अपडेट कर सकता हूँ, मैं इस समय करंटली कर क्या रहा हूँ। तो मैंने उसको पी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। मेरी जो प्रोग्रेस है मैं उसे बार बार अपडेट करता रहूंगा। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इसे ये भी बता दिया। अब मैं यहाँ पे अगला फंक्शन बनाऊंगा डेफ चेक वर्जन नाम से एक फंक्शन। ये तो आपको नाम से समझ आ रहा है, ये वर्जन चेक करेगा कि भाई क्या वर्जन है FTP का। ऐसा ना हो कि वर्जन रन हो रहा हो 2.3.5 और हमने वर्जन तो चेक करा नहीं और हम अपना एक्सप्लॉइट लगे हुए करने में, तो हमारा एक्सप्लॉइट काम नहीं करेगा और लोग सोचेंगे तो बड़ा बेकार है। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा भाई सामने VS FTPD का 2.3.4 वर्जन चल भी रहा है नहीं, है ना। सीधी सी बात है, चेक भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको याद होगा तो सेल्फ हमारे को हर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में देना ही देना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ के साथ ही हमारी आईपी भी अटैच है, पोर्ट भी अटैच है और पी भी अटैच है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोलन दे देते हैं और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, वर्जन चेक करने के लिए सबसे पहले मेरे को उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करूंगा कि भाई हम वर्जन चेक कर रहे हैं कि ये 2.3.4 है भी या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट पी, जो हमने यहाँ पे देखा था सेल्फ के अंदर हमने पी डाल दिया था, इसलिए मैंने सेल्फ के अंदर डालता, उसको हम किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये पी जो होता, अगर मैं सेल्फ ना यूज करता तो एक लोकल वेरिएबल होता, वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज कर पाते। लेकिन अब मैंने इसको सेल्फ से अटैच कर दिया, तो अब मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, किसी भी फंक्शन के अंदर, इस क्लास के अंदर ही। लेकिन ठीक है, तो सेल्फ डॉट पी और यहां दूंगा डॉट स्टेटस फंक्शन होता है इसके अंदर। स्टेटस फंक्शन जो हमारा स्टेटस है इस समय हम क्या कर रहे हैं उसको अपडेट करता रहेगा। तो अब मैं इसे बोल दूंगा इनिशियलाइजिंग हटा के, और अब ये प्रिंट कर देगा जो भी मैं यहाँ लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा चेकिंग वर्जन, हम वर्जन चेक कर रहे हैं कि भाई वर्जन सही है भी या नहीं, ठीक है। समझ गए इतनी बात को। अब यहाँ पे हमने लिख दिया ये भी। अब हम यहाँ पे ओरिजिनल काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को कनेक्ट होना पड़ेगा FTP से। तो वो मैं पॉन्टूल से कैसे कर सकता हूँ, तो पॉन्टूल से वो करना बहुत आसान है। मैं सबसे पहले लिखूंगा IO इक्वल्स टू, ठीक है, इनपुट आउटपुट इससे हैंडल करेंगे हम, इसलिए हम यहाँ पे IO यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन होता है रिमोट। रिमोट नेटकैट की तरह काम करता है। इसे एक होस्ट दो पोर्ट दो उससे कनेक्ट हो जाता है, जैसे नेटकैट में करते हैं ना NC IP दो पोर्ट दो उससे कनेक्ट हो जाता है। वैसे ही सेम नेटकैट का अपना एक फंक्शन है रिमोट। ये क्या काम करता है, रिमोट जो भी हम इसे देंगे होस्ट और पोर्ट, ये उससे कनेक्ट हो जाएगा। यही हमारे को करना है, हमारे को FTP से कनेक्ट होना है। सेम जैसे नेटकैट करता है, लिसन भी कर सकता है ना, लिसनिंग का सर्वर कनेक्ट कर सकता है नेटकैट, वैसे ही आप इससे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो IO इक्वल्स टू लिसन, एक सर्वर बन जाएगा। बहुत ईजी है। लिसन आपने एक बना दिया तो ये लिसनिंग करना स्टार्ट कर देगा, जैसे नेटकैट करता है लिसनिंग, वैसे ये भी लिसनिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो कितना इजी है पॉन्टूल्स, आप देख रहे हो पूरा नेटकैट वाला से पूरा नेटकैट जो है हमारा 2 इसमें सिमट गया। वो भी कनेक्ट कर सकता है किसी से, हम भी एक लाइन में कर सकते हैं, वो भी किसी से लिसन कर सकता है, हम भी लिसन कर सकते हैं। तो ये सब आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया है, इसका यूज़ करा करो अगर आप कर सकते हो। कहीं पे आपको लगता है कि पाइथन की स्क्रिप्ट बनानी, तो पॉन्टूल्स इज बेस्ट फॉर ऑटोमेशन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट और पोर्ट जो है अपने भर देते हैं हम। सबसे पहले हमें किससे कनेक्ट होना है, सेल्फ डॉट IP से हमारे को कनेक्ट होना है। कॉमा पोर्ट क्या है, सेल्फ डॉट पोर्ट। देख रहे हो कहाँ कहाँ हमारा सेल्फ का। अब मैं किसी भी फंक्शन के अंदर IP और पोर्ट का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं देता तो ये खाली इसी फंक्शन के अंदर लिमिटेड रहते। बात समझ गए। अब हम इससे कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद अब हमारे को क्या काम करना है, अब हमारे को उसका वर्जन निकालना है। तो FTP क्या काम करता है, जैसे आप उससे कनेक्ट होते हो वो आपको वर्जन देता है कि भाई आपका वर्जन क्या है ना। तो हम उससे कनेक्ट होकर देखते हैं और देखते हैं वो क्या रिटर्न करता है, फिर उसमें से हम वर्जन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं नेटकैट का यूज करता हूँ, नेटकैट। तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट है वो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है। आप यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर VSFTPD 2.3.4 अवेलेबल है पहले से ही, इसलिए यहाँ पे मैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का यूज कर रहा हूँ अपने टारगेट की तरह पे। आप भी उसका यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 192.168.1.3 उसकी IP है और पोर्ट नंबर FTP का 21 होता है। मैं जैसे ही उससे कनेक्ट हूंगा तो अब देखो वो क्या चीज रिटर्न करता है, वो यहाँ पे रिटर्न करता है एक लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे को बताया था कि वर्जन क्या है 2.3.4, ये हमारे को निकालना है इस पूरी लाइन के अंदर से। समझ गए बात? या फिर आप ये पूरी लाइन ही चेक कर सकते हो कि क्या सेम लाइन हमारे को रिटर्न हुई है कि नहीं हुई है, या फिर आप कुछ और भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या काम करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा IO.receive until, कब तक रिसीव करो, जब तक आपको ये चीज नहीं मिल जाती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा ये चीज, जब तक आपको ये इतना हिस्सा नहीं मिलता तब तक रिसीव करो, क्योंकि इस हिस्से के जस्ट बाद क्या होता है, हमारा वर्जन नंबर होता है ना, तो उसको मैं अलग से रिसीव करूंगा। तो मैं कहता हूं पहले यहां तक सारा कुछ रिसीव कर लो, रिसीव अंटिल यहां तक जितना भी पिछला कूड़ा कबारा आ रहा है वो सब रिसीव कर लो। कर लिया आपने। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, यहाँ लिखूंगा वर्जन एक वेरिएबल और उसके अंदर रिसीव करूंगा मैं IO.receive until दोबारा यूज करूंगा। और कब तक रिसीव करो, आप लोग बताओ कोई ऐसी चीज कब तक रिसीव कर सकते हैं हम। यहाँ पे चलते हैं वापस, और हमें रिसीव करना है जब तक ये ब्रैकेट नहीं आया, तो क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले क्या होगा, सारा वर्जन। तो अब हमारे को वर्जन जो है वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तब तक रिसीव करो जब तक आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। समझ गए? अब ये हमारा काम कर देगा, ठीक है, इसे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट भी इंक्लूड होगा। हमारे को वर्जन के अंदर वो नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करूंगा। तो ये यहाँ पे जो हमारे को रिसीव होता है बाइट्स होती है, और बाइट्स पे भी स्ट्रिंग स्लाइसिंग काम करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि -1 तक रिसीव करो, यानी -1 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब रिसीव करो। सबसे लास्ट वाली जो चीज़ है, सबसे लास्ट में ये है, इसको रिसीव मत करो, बाकी सबको रिसीव कर लो, यानी कि हमारे को जो वर्जन है वो मिल जाएगा। और इसको मैं .decode फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि ये एक बाइट्स होंगी और हमारे को क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे .decode फंक्शन लिख दूंगा। तो अब हमारे को जो वर्जन है वो हमारे को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ वर्जन नॉट इक्वल्स टू, अगर वर्जन इसके इक्वल नहीं है 2.3.4 के, अगर इसके इक्वल नहीं है वर्जन, तो हमारे को क्या काम करना है, हमारे को प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है एक मैसेज प्रिंट करके, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई वर्जन मैच नहीं करा, वर्जन 2.3.4 ही एक्सप्लॉइटेबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा self.p.failure, एक फंक्शन है इसके अंदर, फेलियर, ठीक है। फेलियर फंक्शन आपको नाम से समझ आ रहा होगा क्या करता है। फेलियर फंक्शन फेलियर मैसेज प्रिंट करता है फेलियर की तरीके से, मतलब वो दिखाता है कि भाई नहीं रन कर पाए, कुछ गलती है, तो ये फेलियर की तरह से दिखाएगा। और मैं लिख देता हूँ वर्जन 2.3.4 नॉट फाउंड, ठीक है, हमने ये लिख दिया। और यहाँ पे कुछ अच्छा सा हम दे देते हैं, ठीक है, 3 बार दे देते हैं। तो यहाँ पे फेलियर मैसेज प्रिंट कर देगा वर्जन 2.3.4 नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि हम उसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे को एग्जिट करना है, तो यहाँ पे मैं sys.exit फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है, sys.exit। तो मैं पहले इंपोर्ट करूंगा sys मॉड्यूल को, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम sys import exit, ठीक है। तो हमने एग्जिट इंपोर्ट कर लिया। अब मैं डायरेक्ट एग्जिट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ कि एग्जिट कर दो प्रोग्राम को। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एल्स केस लगा देंगे। अगर वर्जन मैच कर गया, वर्जन 2.3.4 ही है, तो अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, बैकडोर को ट्रिगर करेंगे। बैकडोर को ट्रिगर कैसे करना था, यूजर नेम में हमारे को क्या चीज़ भेजनी है, वो जो स्माइली फेस है वो भेजना है, और पासवर्ड में कुछ भी भेज सकते हो, तो बैकडोर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं जो अपना स्टेटस है जो अभी तक हमारा चल रहा है कि वर्जन हम चेक कर रहे हैं, वो वर्जन हमारा चेक हो गया, हमने चेक कर लिया पूरा। अब मैं यहाँ पे उसे अपडेट करूंगा, तो मैं लिखूंगा self.p.status, उस स्टेटस को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, और मैं लिख दूंगा ट्रिगरिंग बैकडोर, ठीक है। बैकडोर को ट्रिगर करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे अब हम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा IO.sendLine, सेंड लाइन करो किसको, IO को, यानी कि जो हमने कनेक्ट हुए हुए FTP से उसको सेंड करो यूजर। सबसे पहले यूजर नेम के लिए यूजर भेजना पड़ता है, पहले हमारे को लिख के भेजना पड़ता है कि मेरा यूजर ये है और यूजर नेम, ठीक है। तो मैं यूजर नेम क्या दूँ, यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ हेलो। और याद रखना आपको ये सबसे जरूरी चीज देनी है, ये जैसे ही आप ये दोगे हमारा बैकडोर ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे देते हैं यूजर और हेलो। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, IO.sendLine, पासवर्ड हमारे को भेजना है, तो वो यहाँ पे भेज देते हैं हम, यहाँ पे PASS पास, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो
1 2 3 कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, हमारा काम हो गया, बैकडोर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि हमने यूजर नेम और पास भेज दिया। अगर आप FTP का क्लाइंट यूज़ कर रहे होते, नॉर्मल आप कमांड लाइन से करते हो ना FTP, तो आपको ऐसा लिखना नहीं पड़ता कि यूज़र और पास, वो ऑटोमेटिकली सारे काम कर देता है। लेकिन अगर आप नेटकैट जैसी चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पे रिमोट का यूज़ कर रहे हैं, नेटकैट का यूज़ कर रहे हो, तो आपको लिख के भेजना पड़ता है यूजर नेम क्या है, फिर उसके बाद लिखोगे पास और पासवर्ड लिखोगे, ऐसे देना पड़ता है अगर आप नेटकैट वगैरह का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप FTP का क्लाइंट ही यूज़ कर रहे हो तो कोई ऐसी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली पूछ लेता है यूज़र नेम लिखो, पासवर्ड लिखो। यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि मैं अब यूज़र नेम भेज रहा हूँ, फिर आपको बताना पड़ता है मैं पासवर्ड भेज रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा बैकडोर एक्टिवेट हो गया। अब हम इसे क्लोज कर देंगे, तो मैं लिखूंगा IO.close, क्लोज कर दो, हमारा जो कनेक्शन है उसको बंद कर दो, काम हो गया। और ये फंक्शन का नेम मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, चेक वर्जन, क्योंकि इसमें हम 2 काम कर रहे हैं एक्चुअली, ट्रिगरिंग भी कर रहे हैं पेलोड का और वर्जन भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे बल्कि मैं इसका नाम यही रख लेता हूँ, ट्रिगर बैकडोर, क्योंकि इसका मेन काम है बैकडोर को ट्रिगर करना। ये तो एक बस हम चेक कर रहे हैं कि इसका वर्जन ये है भी या नहीं। ठीक है, तो इसका मेन काम यही है, इसलिए मैं यहाँ पे ये बना दूंगा। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ गेट शेल, नाम रखेंगे हम इसका गेट, क्योंकि हमारे को शेल देगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सेल्फ पास कर देंगे। ठीक है, और लास्ट पे आ गए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहला काम वही होगा जो हर बार करते हैं, स्टेटस को अपडेट करेंगे। अब हम बैकडोर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा self.p.status, ठीक है, self.p.status, और यहाँ पे हम दे देंगे कनेक्टिंग टू बैकडोर। ठीक है, बैकडोर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, IO दोबारा बनाएंगे, IO इक्वल्स टू रिमोट। अब हमें कनेक्ट किससे होना है, self.ip से कनेक्ट होना है, और पोर्ट इस बार हमारा क्या रहेगा 6200, क्योंकि बैकडोर उसी पे स्टार्ट हो रहा है, ये पोर्ट स्टैटिक है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं 6200। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं नीचे, अब हमारा सारा काम हो गया, मुझसे कनेक्ट भी हो गया। तो अब मैं यहाँ पे सक्सेस मैसेज एक प्रिंट करना चाहता हूँ कि हमारे को शेल मिल गया है, बूम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, self.p.success आएगा इस बार। ठीक है, सक्सेस आपको नाम से समझ आ रहा है, सक्सेस मैसेज एक प्रिंट करेगा अच्छी तरीके से कि गॉट शेल। ठीक है, शेल मिल गया हमारे को, ये अच्छे से मैसेज हमारा प्रिंट कर देगा। समझ आ गया इस बात को कि हमारे को शेल मिल गया। और याद रखना, जब आप एक बार यूज़ कर लेते हो सक्सेस का या फिर फेलियर का, उसके बाद आप अपडेट नहीं कर सकते स्टेटस को, क्योंकि सक्सेस का मतलब क्या हुआ, काम पूरा हो गया, उसके बाद आप अपडेट नहीं कर सकते स्टेटस को। ठीक है, और सेम फॉर फेलियर, अगर फेलियर दे दे तो उसके बाद भी आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि फेल हो गया आपका पूरा। तो इनको लास्ट में यूज़ करते हैं, जब आपको पता लग जाए कि हाँ भाई इसके बाद तो हम काम ही नहीं कर सकते, आगे फेलियर के बाद भी काम नहीं कर सकते क्योंकि वर्जन ही मैच नहीं करा, एग्जिट करना है हमें, तो ये ले दो लास्ट में। यहाँ पे भी हमें पता है इसके बाद हमारे को अपडेट नहीं करना कोई भी स्टेटस, क्योंकि हमारा पूरा काम हो गया, तो लास्ट में सक्सेस यूज होता है। उससे पहले हर जगह कहाँ पे क्या यूज होता है, स्टेटस को अपडेट करने के लिए स्टेटस फंक्शन यूज होता है, और सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए जो लॉगिंग है उसको स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रेस फंक्शन, ठीक है, प्रोग्रेस का यूज करते हैं। अब हमारे को शेल मिल गया। अब मैं क्या काम करूंगा, IO.interactive। अब मेरे को खुद उससे इंटरैक्टिवली बात करनी है, मैं खुद शेल को इनपुट भेजना चाहता हूँ, आउटपुट लेना चाहता हूँ, यानी शेल जैसे हम नॉर्मली काम करते हैं वो मेरे को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, और लास्टली मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, जब वो Ctrl+C कर देगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पे IO.close, यानी कि जो हमारा कनेक्शन था वो क्लोज कर दो। आप बात क्लियर हुई इतनी। और एक और काम करूंगा मैं अपने सिक्योरिटी फीचर के लिए, मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। ठीक है, स्लीप को इंपोर्ट कर लूंगा, क्यों, क्योंकि बैकडोर को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही मैंने ये भेजा एकदम नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा सॉकेट बनने में टाइम लगता है, मतलब 1 सेकंड, तो हमें वेट करना है, 1 सेकंड का वेट करे, ठीक है, कनेक्ट होने से पहले। तो मैं यहाँ पे स्लीप फंक्शन डाल दूंगा, स्लीप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि मान लो सामने वाले का सिस्टम बहुत स्लो था, ठीक है, सॉकेट बनने में उसको टाइम लगेगा, आपने वो टाइम दिया नहीं, वो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा और ये एरर दे देगा कि भाई मैं कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम तक वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो उससे बढ़िया थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, 1 सेकंड में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हमारा पेलो, लेकिन हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो थोड़े ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल रहेगा कि हमने और चीज़ों का भी ध्यान रखा है, ऐसा नहीं है कि हम बस जुगाड़बाज करते गए काम अपना, है ना। समझ आ गई ये बात, ठीक है। अब लास्टली अभी मेन तो काम रह ही गया हमारा, अभी इन सब फंक्शंस को कॉल वगैरह भी करना है, वो सब है ना, आर्ग्यूमेंट भी यूजर से मांगने, वो सब भी काम करना है। तो मैं लिखूंगा, स्टार्ट करते हैं हम सबसे मेन कोड राइट करना, तो मैं लिखूंगा इफ, क्योंकि हम पूरा प्रोफेशनल बना रहे तो प्रोफेशनल तरीके से यूज करूंगा, इफ __name__ इक्वल्स टू कोट्स में _ मेन। बहुत जगह ये लाइन देखी होगी लेकिन बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होगा ये लाइन करती क्या है। तो _ ये जो नेम है ये एक वेरिएबल होता है, इसको एक वेरिएबल समझो। इस वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू स्टोर रह सकती है,
या तो इसके अंदर स्टोर रहेगी ये वाली स्ट्रिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो फाइल है डायरेक्ट किसी ने रन करी है। जैसे मैंने इसका नाम दिया, टर्मिनल पे गया, मैंने इसका लिखा python3 vsftpd exploit.py और उसको रन करा, तो इसके अंदर स्टोर रहेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। लेकिन अगर सोचो हमारी किसी फाइल को किसी और ने इंपोर्ट करा है अपने अंदर, किसी ने लिखा है इंपोर्ट vsftpd exploit, किसी ने अपने में इंपोर्ट करा है, तो क्या होगा, तो इसका यहाँ पे जो वैल्यू होती है नेम की वो बदल जाएगी, वो कुछ और हो जाएगी। तो इसका फायदा क्या है हमारे लिए? इसका फायदा ये है कि जब कोई हमारे को टर्मिनल से डायरेक्ट रन कर रहा है हमारी फाइल को, तब तो इसके नीचे जो कोड मैं इसके नीचे लिखूंगा वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने हमारी फाइल को इंपोर्ट करा है तो जो नीचे कोड लिखा होगा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इसका फायदा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे और यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा कि आर्ग्यूमेंट यूजर से लेने कितने हैं। यहाँ पे आप आर्ग पास का यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट है, आईपी और पोर्ट, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तो मैं यहाँ पे sys का ही यूज कर लूंगा, sys.argv मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ लेंथ ऑफ sys.argv, अगर उसकी लेंथ जो है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई यूजर ने सही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दिए भी है नहीं, अगर उसकी लेंथ जो है छोटी है 2 से, मिनिमम तो 2 देने ही पड़ेंगे ना। एक तो आपको फाइल का नेम भी एक आर्ग्यूमेंट होता है, फाइल का नेम और आईपी, मिनिमम 2 तो देने ही पड़ेंगे। अगर उसकी लेंथ छोटी है 2 से, या फिर उसकी जो लेंथ है वो बड़ी है sys.argv, अगर वो बड़ी है किससे, 3 से, अगर वो 3 से ज्यादा है, यानी कि या तो आप 2 आर्ग्यूमेंट दोगे 3, ऐसा क्यों, या तो आप दोगे फाइल नेम और आईपी, या फिर आप दोगे फाइल नेम, आईपी और पोर्ट ऑप्शनल है। अगर नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली 21 पे हो जाएगा, वो ऑप्शनल है। अगर आप दोगे तो आपके वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप क्या काम करोगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एरर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक एरर फंक्शन होता है, किसके अंदर, पॉन्टूल्स के अंदर का ही फंक्शन है, ये भी एरर फंक्शन है। ये आपको समझ आ जाएगा, एरर देता है। और एरर के अंदर मैं यहाँ पे इसकी यूसेज लिखना चाहूँगा, ठीक है। इसकी यूसेज क्या है, तो इसकी यूसेज है फाइल नेम सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, एफ स्ट्रिंग, ठीक है। और फाइल नेम देंगे सबसे पहले, sys.argv के अंदर फाइल नेम होता है, argv एक लिस्ट होती है, मैंने आपको ये सब बताया हुआ है पहले। अगर मेरी सीरीज पूरी देख रहे हो तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। मे बी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वीक हो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी तो स्ट्रांग होगी। आपके फंक्शंस वगैरह कैसे स्ट्रांग हुए, आपने इतने सारे प्रोग्राम बनाए होंगे फंक्शंस के, प्रैक्टिस करेंगे तब स्ट्रांग हुए। अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो बनाओगे कैसे, तो उसकी प्रैक्टिस करो तभी तो आएगा, ठीक है। तो यूसेज क्या होगी इसकी, sys.argv, और यहाँ पे पहले वाला दे देंगे हम यहाँ पे, यानी फाइल का नेम। उसके बाद आपको क्या देना, आईपी देना, और उसके बाद पोर्ट देना। और पोर्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये ऑप्शनल है, पोर्ट हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया, यूसेज ये प्रिंट कर देगा। इतनी बात समझ आ गई। अब हमारे को आईपी और पोर्ट मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, अब मैं लिखूंगा इफ अगर लेंथ ऑफ sys.argv अगर इसकी लेंथ जो है इक्वल्स टू 3 है, यानी कि उसने आईपी भी दी है और पोर्ट भी दिया है, फाइल नेम आईपी पोर्ट, अगर उसने ये दिया है, तो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि हम क्लास को कॉल करेंगे। इतनी बड़ी क्लास बनाइए, उसको कॉल भी तो करोगे, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली इनिट फंक्शन कॉल हो जाएगा, बाकी फंक्शन को हम खुद कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम एक्सप्लॉइट नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास का नेम देते हैं एक्सप्लॉइट ftp, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा sys.argv, ठीक है, नंबर 1, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, sys.argv नंबर 2, ठीक है। ये आईपी होगा और ये पोर्ट होगा। नंबर 0 पे क्या होगा, फाइल का नेम, ठीक है, समझ आ गया। इसलिए मैं यहाँ पे इसकी लेंथ चेक करिए, वो 3 है इसकी लेंथ, इसका मतलब उसने पोर्ट भी दिया है, इसलिए हम पोर्ट भी पास करेंगे। एल्स केस पे आते हैं, इसका मतलब उसने पोर्ट नहीं दिया है। एल्स केस में कब आएगा, इसने पोर्ट नहीं दिया, 2 आर्ग्यूमेंट दिया, फाइल नेम और आईपी। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं सेम लाइन लिखूंगा, एक्सप्लॉइट इक्वल्स टू एक्सप्लॉइट ftp, ठीक है। और यहाँ पे हम खाली एक आर्ग्यूमेंट देंगे, sys.argv1, इसने खाली आईपी दिया हमारे को। क्लियर हो गई इतनी बात। अब क्या होगा, ये यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और हमारा इनिट फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगली चीज़ों पे। अब हमारे को इन फंक्शंस को कॉल करना है, इन वाले फंक्शन। तो ये हम कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के फंक्शन है ये, एक्सप्लॉइट के फंक्शन है ये, ठीक है। अब ये फंक्शन इसके नहीं रहे, अब ये जो फंक्शन है एक्सप्लॉइट के है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे सेल्फ आधे घंटे से लिख रहे थे, ये क्या है, ये एक्सप्लॉइट को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एक्सप्लॉइट के, ठीक है, एक्सप्लॉइट के कौन से फंक्शन को कॉल करो सबसे पहले, ट्रिगर बैकडोर, इस फंक्शन को कॉल करो सबसे पहले एक्सप्लॉइट के, ठीक है। और सेकंड में मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे एक्सप्लॉइट का एक और फंक्शन है एक्सप्लॉइट डॉट गेट शेल, इस फंक्शन को कॉल करो। और इन दोनों को मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन के बाहर लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ये, क्योंकि चाहे
ऐसे में एक्सप्लॉइट बने चाहे ऐसे में एक्सप्लॉइट, ये दोनों में काम करना है, इसलिए इस इफ एल्स कंडीशन के बाहर आएगा। ठीक है, तो हमारा कोड जो है वो पूरा हो चुका है। सो आई होप सो विदाउट एरर ये कोड काम कर जाए। मैंने बना दिया है, देखते हैं अब ये काम करेगा कि नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ सबसे पहले chmod +x और जो हमारी फाइल का नेम है, और उसको अब रन करते हैं vsftpd। क्या लगता है करेगा या नहीं? एंड एंटर मारते हैं एंड देखते हैं कहीं एरर आएगा कि नहीं। ओके, सो हमारे को पहले ही एरर आ चुका है। ठीक है, और वो क्या है? ओके ठीक है, मेरी गलती थी। मैंने यहाँ पे सही जो मैंने करा है, यूसेज मैंने ढंग से यूज़ नहीं करी है vsftpd एक्सप्लॉइट की। आईपी और पोर्ट देना है हमारे को, तो मैं आईपी दे देता हूँ। हमारी आईपी जो है 192.168.1.3। और एक और गलती मुझे यहाँ पे याद आ गई जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बाइट्स का कहीं पे यूज़ नहीं करा है, तो बहुत सारी वार्निंग देने वाला है पाइथन मुझे, तो मैं बाइट लिख देता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए। जैसे कि हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ बाइट्स इन रिसीव और सेंड लाइन फंक्शन में हमारे को बाइट्स का यूज़ करना होता है हर जगह। ठीक है, यहाँ पे भी बाइट आएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम सेंड लाइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी बाइट आएगा और यहाँ पे भी, ताकि हमारे को कोई वार्निंग्स ना मिले। एरर तो नहीं आएगा, वार्निंग्स मिलेगी, इसलिए इनसे बचने के लिए मैं बाइट्स का यूज़ करूँगा। एंड नाउ रन करते हैं हम यहाँ पे आईपी देके, एंड हो जाना चाहिए शायद। इनिशियलाइजिंग गॉट शेल आईडी एंड वी गॉट द रूट। एक बारी में हमने कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है यार। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजिंग आया, एंड यहाँ पे एक चीज़ की हम छोटी सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है, गलत लग रहा है थोड़ा सा। इनिशियलाइजिंग लिखा आ रहा है, उसके बाद गॉट शेल आ रहा है, यानी कि जो सबसे पहले हम प्रोग्रेस में लिखते हैं वो चीज़ यहाँ पे सबसे पहले दिखाता है, और जो स्टेटस है वो आगे दिखाता है इसके। तो मैं इस चीज़ को हटाना चाहता हूँ इनिशियलाइजिंग को। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, कंट्रोल सी करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजिंग है इसको ब्लैंक दे दूंगा, मैं ये नहीं देना चाहता। ठीक है, मेरे को सबसे पहली लाइन में डायरेक्ट लिखा आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, कि वर्जन चेक कर रहे हैं, बैकडोर ट्रिगर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लिखा आना चाहिए। तो इसको ब्लैंक दूंगा मैं। अब देखते हैं एक बार ट्राई करके दोबारा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, इसको दोबारा रन करूँगा, एंड इस बार देखो, इस बार सही आ रहा है। कनेक्टिंग टू बैकडोर एंड गॉट शेल, बिल्कुल सही आ रहा है जैसा मैं चाह रहा था इस बार। और IDLS, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमने एक vsftpd का एक्सप्लॉइट बना दिया पूरा खुद से पहली बारी में। मेरे को तो लग रहा था कि मैंने, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ ज़्यादातर टाइम, लेकिन इस बार हमने बिल्कुल सही प्रोग्राम बना दिया था पहली बारी में। थोड़ा सा यहाँ पे जो कि गलत कर दिया था, बाकी सब सही था। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका जो इंटरेस्ट है पॉन्ट टूल्स के लिए और बढ़ गया हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।